हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 3 जो कि है प्लांट लोकेशन एंड फंडामेंटल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम अपना धंधा या व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ मशीनों की लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस मशीनों से हम अपना उत्पादन करते हैं एंड उसी उत्पादन से हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्लांट लोकेशन को भी डिसाइड करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड जटिल चीज़ है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। अगर ये हमारा ख़राब होता है तो हमारा पूरा बिजनेस ख़राब हो सकता है। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बीकॉम की, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होगी एंड आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। आखिर ये प्लांट लोकेशन है क्या? ये सबसे पहली बात, स्पेटियल डिसीजन होता है। स्पेटियल डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजन जो हम किसी साइट को डिसाइड करने में लेते हैं। साइट या आप लोकेशन कह सकते हो। ऐसे डिसीजन जिसमें साइट या लोकेशन से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हों, उसे स्पेटियल डिसीजन कहते हैं। प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ द जियोग्राफिक region and specific site where a business enterprise will construct its मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल फैसिलिटी। यानी कि प्लांट लोकेशन साफ सीधा एक प्रोसेस है एक डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी मशीन्स, प्लांट्स, जो भी हमारी मशीन और प्लांट्स है वो कहाँ लगाएं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। यानी क्या हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या हमें बेसिक नेसेसरी चीज़ें मिल रही हैं जो हमें उस मशीन को चलाने के लिए चाहिए, क्या उस मशीन से जो हम सामान बना रहे हैं क्या वो मार्केट तक पहुंचने में क्या सस्ते में पहुंच पा रहा है। अगर नहीं पहुंच पा रहा तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिसाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। यानी जब आप एक ही बार आपको डिसाइड करना है, यानी कि जब आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी मशीनरी या प्लांट इस स्टेट या इस जगह लगाओगे, तो वो उसमें लगाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी कोई छोटा मोटा पैसा नहीं लगता, आपका अच्छा खासा पैसा लगता है। तो आपको सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि आप ये बार बार नहीं कर सकते हो। इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी एक बार अगर आपने लगा दिया प्लांट एंड मशीनरी तो उसे आप फिर मूव नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और वो ठीक नहीं रहता बिजनेस के लिए। वंस established, moving a plant is highly disruptive and prohibitively expensive. ओके, एंड ये स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी डालता है। यानी अगर आप अच्छी तरह प्लांट लोकेशन करते हो, आपने अच्छी तरह अपनी मशीन्स और प्लांट्स इस्टेब्लिश करी हैं, तो आपका ये सीधा सीधा आपकी बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। एंड आप ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, आपकी कंपनी ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिकी रहेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड लोकेशन। यानी एक अच्छी लोकेशन से हमें क्या फायदा होता है, क्या महत्व है, आखिर हम क्यों करें प्लांट लोकेशन। तो पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। यानी जो भी आप मशीन या प्लांट से कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करोगे ना, उत्पाद करोगे ना। फॉर सपोज आप एक गुड्स बना रहे हो, ठीक है। उस गुड्स की कीमत है 15 रुपए, ओके, बनाने में। अब बना तो वो 15 रुपए में। अब जहां से उस गुड्स को बनने के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है, हो सकता है वहां तक मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। हो सकता है कि रॉ मटेरियल का डिस्टेंस इतना है कि आने में ही 2 दिन लग रहा है। समझ रहे हो, जैसे हमारी साइट गुजरात में है एंड सामान आ रहा है यूपी से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत टाइम लगेगा वहां रॉ मटेरियल पहुंचने में। तो एन ऑप्टिमल लोकेशन मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल, एक्वायरिंग लेबर, यूटिलाइजिंग रीजनल पावर एंड वाटर रिसोर्सेज। यानी एक ऑप्टिमल जो लोकेशन होता है वो कॉस्ट को कम कर देता है। कौन सी कॉस्ट कम करता है? वो कॉस्ट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कॉस्ट जिसमें रॉ मटेरियल होता है, जिसमें लेबर का खर्चा होता है, ये सभी कॉस्ट को कम हो सकता है। अच्छा, ये कॉस्ट कम हो जाए तो हमें क्या प्रॉफिट होगा? हमें ये प्रॉफिट होगा, हम इस गुड्स या सर्विसेज को जो भी हम कर रहे हैं उसे हम लो प्राइस पे बेचेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा, हमारी तरफ कंज्यूमर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन्हें ज़्यादा में पड़ रहा होगा और हमें कम में पड़ रहा है। अगला है सप्लाई चेन एफिशिएंसी, प्रॉक्सिमिटी टू की ट्रांसपोर्ट। यानी जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन नोड्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन नोड्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह या मुख्य बिंदु जहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, कंपनी से एक थोड़ी दूर जगह एक ग्राउंड है जहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। तो इसे ट्रांसपोर्टेशन नोड से एक जंक्शन कह सकते हैं। एंड ये जितना पास होगा हमारे
क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उतना ज़्यादा हमें ये चीज़ें अच्छी मतलब प्रॉफिट देंगी हमारे बिजनेस को। प्रॉक्सिमिटी टू की ट्रांसपोर्ट नोड्स एंश्योर अ स्मूथ अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इनपुट्स इनटू द फैक्ट्री एंड फिनिश गुड्स आउट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नोड्स जो जंक्शन होता है, अगर जितना हमारे मैन्युफैक्चरिंग के पास में होगा वो उतना ज़्यादा फ्लो को अच्छा करेगा, यानी उतनी आसानी से माल अंदर आएगा एंड बाहर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ओके, अब मार्केट रीच की बात करें कि जो मार्केट है, जो हम सामान बना रहे हैं, वो किसी ना किसी मार्केट में तो बेची जाएगी ना। तो वो मार्केट हमारे मैन्युफैक्चरिंग से कितनी दूर है। लोकेटिंग क्लोजर टू द टारगेट कंज्यूमर बेस अलाउज फॉर फास्टर डिलीवरी टाइम्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स एंड क्विकर रिस्पॉन्स टू शिफ्टिंग मार्केट डिमांड्स। यानी कि अगर मार्केट पास में है, ठीक है, अगर मार्केट पास में है तो आप फास्ट डिलीवरी कर पाओगे, ठीक है। खाना फ्रेश रहेगा, अगर कुछ खाने की चीज़ बना रहे हो या कोई और भी चीज़ बना रहे हो तो उसे ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी जल्दी बन के बहुत जल्दी मार्केट में चला गया ना। क्विकर रिस्पॉन्स टू शिफ्टिंग मार्केट डिमांड्स, अगर मार्केट में कुछ चेंज होता है तो उसे भी काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, वो फिर अडेप्ट हुई चीज़ को दोबारा बना के दोबारा मार्केट में भेज सकते हैं। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी फैक्टर। इसके बाद हम सेकेंडरी फैक्टर पढ़ेंगे। पहले आप इन दोनों में डिफरेंस समझो कि प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर होते क्या है किसी भी प्लांट लोकेशन में। तो प्लांट लोकेशन में जो भी प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं ना, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करेंगे तुम्हारी बिजनेस है, जो धंधा है, वो फिजिकली काम कर रहा है या नहीं, फिजिकली फंक्शन कर रहा है या नहीं। समझ रहे हो? यानी अगर आप कोई भी प्लांट लोशन देख रहे हो तो आपके पास प्राइमरी में ये चारों चीजें होनी ही चाहिए। अगर ये चारों चीज नहीं है तो आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, वो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? अगर होगा भी तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी। तो प्राइमरी फैक्टर्स वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस फिजिकली फंक्शन करेगा या नहीं। अच्छा, सेकेंडरी फैक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं? सेकेंडरी फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारी चीज कितनी एफिशिएंट हो सकती है। यानी एक बार आप पहले उस चीज को करो, फिजिकली फंक्शन बनाओ, एटलीस्ट करो तो सही, प्रोड्यूस तो करो। प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसकी एफिशिएंट हम उसे और बढ़िया कैसे बना सकते हैं वो डिसाइड करता है सेकेंडरी फैक्टर्स। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो पाया होगा। अगर नहीं हो पाया तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब बात करते हैं प्राइमरी फैक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया, ये डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्शन हो भी रहा है या नहीं। तो रॉ मटेरियल, जहाँ भी हम प्लांट अपना डिसाइड करेंगे कि यहाँ हमें लगाना है, वहाँ पे रॉ मटेरियल का जो एक्सेस है वो पास में होना चाहिए। इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी वेट लूजिंग मटेरियल्स लाइक शुगर और स्टील मस्ट लोकेट नियर द सोर्स टू कट राइट कॉस्ट। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज, क्या ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि शुगर या स्टील बनाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत हैवी वेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर शुगर की फैक्ट्री है तो उसे शुगर केन यानी गन्ना चाहिए, और गन्ने बहुत हैवी होते हैं, ट्रक के ट्रक भर के आते हैं। तो वहाँ का जो फ्राइट कॉस्ट होता है ना, जो भाड़ा होता है उन्हें पहुँचाने का इंडस्ट्री तक, वो कम हो सकता है अगर हमारा डिस्टेंस पास में हो। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे पैसा कम लगेगा क्योंकि वेट के हिसाब से होता है ना। तो ये वही बात है, अगर आपका रॉ मटेरियल पहली बात अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होने के साथ साथ आपके पास में भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, यही कि जो मार्केट है उसके पास होना चाहिए, यानी उसके निकट होना चाहिए। क्रूशियल फॉर फ्रेजाइल पेरिशेबल गुड्स और वेट गेनिंग प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है या आपकी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें आप क्या बनाते हो, आप फ्रेजाइल या पेरिशेबल गुड्स बनाते हो, ऐसे सामान बनाते हो जो कुछ टाइम बाद जाके खराब हो सकते हैं। कैसे सामान? जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप कोई खाने की उत्पादन करते हो, ब्रेड वगैरह, ब्रेड तो वैसे भी 3-4 दिन में खराब हो जाती है, ओके। तो ऐसे सामानों के लिए आपका मार्केट के पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं होगे तो वो सामान आपका खराब हो जाएगा एंड आपका लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से देखनी होती है।
अगला है लेबर सप्लाई। जहाँ आप प्लांट लोकेशन करोगे, वहाँ पे लेबर्स भी होने ही चाहिए, ठीक है? लेबर्स कौन से? स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों। ज़रूरी नहीं कि हमें अनस्किल्ड लेबर की, मज़दूर की ही ज़रूरत है, हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, ठीक है? जिसके पास थोड़ी-सी मतलब स्किल्स हों, उसे पता हो कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है? लेबर तो सिर्फ़ मज़दूर होता है ना? तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडुक्वेटली स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट रीजनेबल वेज रेट्स इज अ मेजर डिटर्मिनेंट। यानी वहाँ पे हमें जो लेबर है वो अच्छे रेट्स पे मिल जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं अपनी सैलरी को लेके। जैसे अभी हाल फिलहाल में नोएडा में हुआ था, सैलरी बढ़ाने के लिए जो हमारे वहाँ वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने मूवमेंट करा था कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, एंड एट द एंड बढ़ भी गई थी, ठीक है? तो किसी भी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ हमें जो वेजेस हैं वो कम में अच्छे अच्छे स्किल्ड वर्कर हमें मिल जाए। ये कंपनी का पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है? मेरा नहीं होता। कभी आप बात को सीरियस ले जाओ, ठीक है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यानी अनहिंड्रेंस एक्सेस टू रोड नेटवर्क्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट इज अ वाइटल फॉर लॉजिस्टिक। अच्छा, मान लो आपकी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आप ऐसा सामान बनाते हो जो अब आपको किसी दूसरी जगह पे भेजना है, ठीक है? तो आपके पास मतलब जिस साधन से आप भेजना चाहते हो, जैसे कि आप रेलवे से भेजना चाहते हो या पोर्ट से या एयरपोर्ट से, वो सब आपके पास में होने चाहिए। अगर ज़्यादा दूर होगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? एट द एंड कंज्यूमर ही तो झेलेगा। क्योंकि आप क्या करोगे? आप हद से प्राइस बढ़ा दोगे अगर आपको कॉस्ट बढ़ भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले ₹15 का बना रहे थे, ₹5 उस पे वैसा कॉस्ट लग गया डिलीवरी का, मतलब रेलवे तक पहुँचने का ₹5 लग गया, फिर वहाँ से और लगेगा, तो ₹20 तो यही होगा। तो ये किस पे फूटेगा बिल? ये तो कंज़्यूमर पे फूटेगा ना। तो जितना ज़्यादा हम प्राइस कम करेंगे, उतना ज़्यादा कंज़्यूमर हमारे पास आएँगे। आई होप आपको ये प्राइमरी फैक्टर समझ में आए होंगे। ये चारों चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी बिज़नेस को फंक्शन करने के लिए, प्लांट का, ओके? यानी मशीन को वेल फंक्शन करने के लिए, ओके? अब बात करते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स की। मैंने अभी बताया सेकेंडरी फैक्टर्स क्या करते हैं, चीज़ों को एफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है? एफिशिएंट बना देते हैं। अच्छा, इसमें दो होते हैं, पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लस्टर, ठीक है? पहले पॉलिसी एनवायरनमेंट समझेंगे। तो अब सेकेंडरी जब हम वो चारों प्राइमरी में देख चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि ऐसी प्लांट लोकेशन जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंसेंटिव्स मिले। जैसे कि टैक्स हॉलिडे की सरकार कहेगी आपको हम 10 साल तक यहाँ से कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप यहाँ आके बिज़नेस करो। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों बोलेगी? क्योंकि सरकार उस जगह को डेवलप करना चाहेगी। कैसे डेवलप होगी? जब कोई फैक्ट्री, फर्म या कोई भी बिज़नेस वहाँ पे अगर कुछ बड़ा काम करता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता है। वहाँ पे रोड्स बन जाती हैं, वो खुद बनाएगी रोड्स, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी जगह भी हमें देखनी पड़ेगी जहाँ पे हमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे दे, सब्सिडीज दे दे। वो कहेगी कि हम आपको मशीन लगवाने में इतना पैसा हम डोनेट कर देंगे, आप खोलो तो सही। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स अट्रैक्ट बिजनेस टू बैकवर्ड एरियाज, यानी वही जो पिछड़े हुए एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो रखा, उन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है? क्लाइमेट कंडीशन, कोई कोई इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ क्लाइमेट का होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हमें ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? तो ऐसे अगर इंडस्ट्रीज हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें ह्यूमिड एरिया ज़्यादा मिल सकता है। एंड तीसरा है लोकल टैक्सेस, यानी कि हर स्टेट का थोड़ा-सा मतलब म्युनिसिपल टैक्स रेट्स अलग-अलग होता है, ठीक है? हेविली इन्फ्लुएंस द फाइनल साइट सिलेक्शन। कभी-कभी ऐसा होगा कि आपके पास 100 साइट्स थी, ठीक है? मैं पूरा ही एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? रुको, इसे मेरे को इरेज़ करने दो। अब आप समझो कि एक कार कंपनी है, ठीक है? एक कार कंपनी ने 100 साइट्स देखी कि इन 100 जगह के पास पोटेंशियल है, अभी नहीं है, मतलब अभी वो साइट नहीं है, पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल से इस साइट्स पे यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अब पहले उन्होंने प्राइमरी करा, क्या? प्राइमरी करा, ये देखा कि यहाँ पे वो 4 चीज़ें हैं या नहीं, लेबर, आपका और भी बाकी जितनी भी चीज़ें थी, वो चारों हैं या नहीं। उन चारों के बाद छट के रह गई सिर्फ़ 5 साइट्स, 90 साइट्स ऑलरेडी हट गई, क्योंकि कहीं लेबर नहीं था, कहीं हमें कोई और प्रॉब्लम थी, रॉ मटेरियल एक्सेसिबल नहीं था, मार्केट दूर था, तो ये सब अलग-अलग थी। तो सिर्फ़ 5 साइट ऐसी थी जहाँ पे चारों चीज़ अवेलेबल थी। अब इन 5 साइट्स में से भी हम ये देखेंगे कहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी है, कहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है, कहाँ पे लोकल टैक्सेस अच्छा है।
उसके बाद हम स्पेटियल डिसीजन लेते हैं, ठीक है? स्पेटियल डिसीजन, ठीक है? इसे कहते हैं स्पेटियल डिसीजन। अब हम लेंगे कि कौन सा जगह हम चूज करेंगे। ओके, अब एक और कुछ तीन और हैं यहाँ पे पॉइंट्स जो कि हमारे सेकेंडरी फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, यानी हमें ये भी देख अश्योर करना पड़ता है कि जहाँ हम अपना बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ पे सस्ता पावर और पानी और बैंकिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटी सुविधा मिलेगी या नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, यूनिट्स के रेट्स अलग होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, आप जानते होगे हर स्टेट का अलग यूनिट रेट होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें सबसे सस्ता पावर सप्लाई मिल जाए। अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों कहा था प्राइमरी हमारा ये डिसाइड करेगा कि हमारा बिज़नेस कैसे चल रहा है और सेकेंडरी ये डिसाइड करेगा कितना एफिशिएंट हो रहा है। प्राइमरी में हमने ये तो देख लिया ना कि अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बट अब उस मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट कैसे बनाएँ? एफिशिएंट ऐसे बनेंगे इन 6 पॉइंट से, समझ रहे हो आप बात को? अगला है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़, यानी इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि जब एक साथ कई सारी कंपनीज एक ही जगह खुल जाती हैं और वो आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। अच्छा, कैसे? बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम क्लस्टरिंग नियर सिमिलर इंडस्ट्रीज, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड लेबर एंड एंसिलरी सप्लायर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज के बाहर बहुत सारी ऐसी शॉप्स होंगी जिनके पास प्रिंटर होगा, ठीक है? जो ऑनलाइन आपके फॉर्म भरते होंगे। उन्होंने ऐसा क्यों करा? उन्हें पता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने फॉर्म भरवाने हैं या कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं, तो वो बाहर ऑलरेडी प्रिंटर शॉप खोल के बैठे हुए हैं। यानी 2 इंडस्ट्री एक साथ, आप इसे एज़ अ इंडस्ट्री समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, समझ रहे हो बात को? तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ ये होती हैं। अच्छा, सोशल एमेनिटीज़ क्या होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई भी स्टाफ ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहेगा जहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी ना हो, स्कूल्स नहीं हो और हॉस्पिटल्स नहीं हो? कोई स्टाफ क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा या उसकी फैमिली ऐसी जगह जाए जहाँ पे कुछ है ही नहीं? फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में कोई इंडस्ट्री खुलना चाह रही है, ठीक है? तो वहाँ पे कौन सा स्टाफ है ऐसा जो जाना चाहेगा? तो हमें ये भी देखना पड़ता है। ओके, तो ये था सेकेंडरी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएँ। एंड स्टिल आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप ज़रूर से कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ओके? रिप्लाई कर दूँगा। एंड इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।